फिल्म की शुरुआत होती है एक रहस्यमय बर्फीले इलाके से। कुछ साइंटिस्ट और उनकी टीम बर्फीले इलाके में एक अजीब सा क्रैश लैंडेड विमान खोज रहे हैं। ये विमान वर्ल्ड वॉर टू के समय का दिखता है और सालों से बर्फ में दफन है। वो विमान के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अंदर सब कुछ ठंडा और जमे हुए हाल में है। तभी उन्हें कुछ बेहद खास चीज दिखाई देती है, एक गोल लाल सफेद नीला शील्ड। इसका मतलब था कि ये विमान कैप्टन अमेरिका से जुड़ा हुआ था और उन्होंने कैप्टन अमेरिका को ढूंढ लिया था। अब कहानी 70 साल पीछे जाती है। वर्ल्ड वॉर टू के समय एक छोटा सा गांव है जहां एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है। यहाँ के लोग सदियों से एक रहस्यमय चीज को छुपा कर रखे हुए हैं। तभी एक काले रंग का टैंक और कुछ सैनिक मंदिर के दरवाजे तोड़ते हुए अंदर घुसते हैं। सोल्जर्स के पीछे से एक खतरनाक आदमी आता है जिसका नाम योहन स्मिथ है और आगे रेड स्कल के नाम से भी जाना जाएगा। वो जानता था कि मंदिर में कुछ बहुत ही शक्तिशाली छिपा हुआ है। वो दीवार पर पेड़ की आकृति वाली एक रहस्यमय नक्काशी देखता है तो वो दीवार तोड़ देता है और अंदर से एक चमकता हुआ क्यूब निकलता है जिसे टेसरेक्ट के नाम से जाना जाता है। टेसरेक्ट कोई साधारण ऑब्जेक्ट नहीं था, ये एक रहस्यमय क्यूब था जो अनलिमिटेड एनर्जी से भरा हुआ था। स्मिथ को एक प्राचीन नॉर्थ मिशन के जरिए इस क्यूब के बारे में पता चला था। उसे ये भी समझ में आ गया था कि अगर वो इस क्यूब की शक्ति को कंट्रोल कर सके तो वो न सिर्फ नाजी जर्मनी बल्कि पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता है। स्मिथ अब इस क्यूब को हाइड्रा की साइंटिफिक डिवीजन को सौंप देता है जिसकी देख रेख कर रहा था डॉक्टर जोला। जोला एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था जिसने क्यूब की एनर्जी पर रिसर्च करना शुरू किया और उसे समझने की कोशिश की। उसने पाया कि टेसरेक्ट एक अनलिमिटेड पावर सोर्स है जिसका यूज अगर सही तरीके से किया जाए तो बहुत अच्छे हथियार बनाए जा सकते हैं। स्मिथ ने इसे यूज करके फ्यूचरिस्टिक वेपन्स डेवलप करने का आदेश दिया जिनमें एनर्जी बेस्ड गन्स, टैंक्स और एयरक्राफ्ट शामिल थे। स्मिथ इन हथियारों से अब इतना शक्तिशाली हो चुका था कि वो दुनिया पर कब्जा करने का सपना देखने लगा। जब दुनिया वर्ल्ड वॉर टू की आग में जल रही थी तब हर एक नौजवान अपने देश के लिए कुछ करने को तैयार था। अमेरिका में हर तरफ युद्ध का जोश था और नौजवान बड़ी संख्या में आर्मी में भर्ती हो रहे थे ताकि वो अपनी देश की रक्षा कर सकें। उनमें से एक था स्टीव रॉजर्स जो ब्रुकलिन का रहने वाला था, मगर स्टीव बाकी नौजवानों से अलग था। वो कद में छोटा और बहुत दुबला पतला था और कई बीमारियों से जूझ रहा था। उसकी हालत इतनी कमजोर थी कि डॉक्टर ने उसे अनफिट करा दे दिया था और वो बार बार आर्मी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फेल हो जाता था। वो जानता था कि ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं होती बल्कि दिल और दिमाग में भी होती है। उसका सपना था कि वो सेना में भर्ती होकर अपने देश के लिए लड़े क्योंकि वो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कभी चुप नहीं बैठ सकता था। स्टीव का सबसे अच्छा दोस्त बकी था जो पहले से ही सेना में भर्ती हो चुका था। बकी एक स्मार्ट, चार्मिंग और ताकतवर इंसान था। वो हमेशा स्टीव को इनकरेज करता था। वो जानता था कि स्टीव फिजिकली कमजोर हो सकता है मगर उसका जज्बा किसी भी सोल्जर से कम नहीं था। एक बार बकी और स्टीव एक स्टार्क एक्सपो मेले में गए। स्टार्क एक्सपो एक ऐसे हाईटेक इवेंट का नाम था जहां नई टेक्नोलॉजी और आविष्कार दिखाए जा रहे थे। हार्वर्ड स्टार्क यानी आयरन मैन के पिता वहां फ्लाइंग कार का डेमो दे रहे थे मगर स्टीव का ध्यान कहीं और था। स्टीव ने देखा कि वहां एक आर्मी रिक्रूटमेंट बूथ लगा था। वह बिना कुछ सोचे सीधे वहां गया। बकी ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन स्टीव ने समझाया कि युद्ध में लड़ना उसकी एक जिम्मेदारी है। वो हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता जब दुनिया में इतनी बड़ी जंग छिड़ी हो और देश को सैनिकों की जरूरत हो। ये सारी बातें अब्राहम एर्स्किन सुन रहे थे और इसके बाद स्टीव ने अपना नाम लिखवाया और मेडिकल एग्जाम दिया। स्टीव ने अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ करके फिर से अप्लाई किया था मगर एक ऑफिसर ने उसे पकड़ लिया। ये कोई और नहीं बल्कि अब्राहम एर्स्किन थे। एर्स्किन असल में एक साइंटिस्ट थे और वो अमेरिका के एक सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे। डॉक्टर एर्स्किन ने स्टीव की बातों और उसकी इच्छा शक्ति को ध्यान से सुना और फिर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने स्टीव को अपनी खास टीम में भर्ती कर लिया क्योंकि शायद उन्हें एक ऐसे ही देशभक्त की जरूरत थी। ये टीम उन लोगों की थी जिनको सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए चुना गया था और इनमें से एक स्टीव भी था। इनकी ट्रेनिंग को लीड कर रही थी एजेंट कार्टर। आर्मी ने एक एक्सपेरिमेंट के लिए कई पोटेंशियल कैंडिडेट्स को चुना था जिनमें फिजिकली ज्यादा ताकतवर लोग भी थे। ट्रेनिंग के दौरान सभी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे सिर्फ स्टीव को छोड़कर क्योंकि वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर था। मगर डॉक्टर एस्किन किसी की ताकत नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर को परखना चाहते थे। एक घटना ने साबित कर दिया कि स्टीव बाकी सबसे अलग था। एक दिन आर्मी कैंप में टेस्ट हो रहे थे। ट्रेनिंग ऑफिसर ने कैंडिडेट्स की परीक्षा लेने के लिए एक डमी ग्रेनेड फेंकी। जैसे ही ग्रेनेड गिरा सारे ताकतवर सैनिक इधर उधर भागने लगे मगर स्टीव्स ने बिना एक पल गंवाए ग्रेनेड के ऊपर छलांग लगा दी ताकि बाकी सब बच जाएं। ये देखकर डॉक्टर एर्स्किन, एजेंट कार्टर और कर्नल फिलिप्स इम्प्रेस हो जाते हैं। ये देखकर डॉक्टर एस्किन को यकीन हो गया कि यही वो आदमी है जिसे सुपर सोल्जर बनाया जाना चाहिए। अब समय आ चुका था स्टीव रॉजर्स को दुनिया का पहला सुपर सोल्जर बनाने का। कार्टर स्टीव को एक सीक्रेट लैब में लाती है जहां अमेरिका की सेना, साइंटिस्ट और कुछ इंपॉर्टेंट लोग जैसे कि हावर्ड स्टार मौजूद थे।
स्टीव को एक हाईटेक मशीन के अंदर बिठाया गया, जिसे वीटा रे चैम्बर कहा जाता था। इसके बाद उसे सुपर सोल्जर सीरम लगाया गया। ये एक खास प्रकार का लिक्विड था जिसे डॉक्टर एस्किन ने डेवलप किया था। इस सीरम का मकसद था इंसान की क्षमताओं को उसकी चरम सीमा तक बढ़ाना। सिर्फ सीरम ही काफी नहीं था, इसे एक्टिवेट करने के लिए वीटा रेज का इस्तेमाल किया गया। जब स्टीव के शरीर में सीरम डाला गया तो उसके पूरे शरीर पर हाई इंटेंसिटी रेडिएशन छोड़ा गया, जिससे बहुत दर्द भी हुआ। लेकिन स्टीव सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। प्रोसीजर खत्म होने के बाद उसे चैम्बर से बाहर निकाला गया। कुछ ही पलों में स्टीव की पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई। उसकी हाइट अब 6 फुट 2 इंच हो गई। उसके मसल्स बहुत मजबूत हो गए। उसकी हड्डियां स्टील जैसी मजबूत हो गई। उसका स्टेमिना किसी आम इंसान से 10 गुना ज्यादा हो गया। लेकिन इसी वक्त एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। हाइड्रा का एक गुप्त एजेंट वहां मौजूद था। जैसे ही एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, उसने डॉक्टर एस्किन को गोली मार दी और सुपर सोल्जर सीरम का एक वायल चुराकर भागने लगा। ये पहला मौका था जब स्टीव ने अपने नए सुपर सोल्जर पावर्स को इस्तेमाल किया। पहले वह बहुत ही कमजोर और नाजुक था, मगर अब उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ किसी भी इंसान से कई गुना ज्यादा थी। स्टीव ने अपनी नई पावर्स का पहली बार इस्तेमाल किया और फुल स्पीड में उस जासूस का पीछा किया। स्टीव अब पहले से 10 गुना तेज दौड़ सकता था और वो काफी ऊंचा कूद सकता था, और उसकी पावर किसी भी ट्रेन सोल्जर से ज्यादा थी। जब जासूस एक सबमरीन से भागने की कोशिश कर रहा था, तब स्टीव ने अपनी सुपर स्ट्रेंथ से पानी में छलांग लाकर उसे पकड़ लिया। क्योंकि वो इतना ताकतवर बन चुका था, इसलिए जासूस उससे भाग नहीं पाता है और पकड़ा जाता है। जासूस ने पकड़े जाने पर साइनाइड कैप्सूल निगल लिया, जिससे वो खुद ही मर गया। वो सीरम भी टूटकर गिर जाता है और खराब हो जाता है। वो जासूस को पकड़ने में सफल रहा, मगर अफसोस डॉक्टर एस्किन की मौत हो गई। अब दुनिया में कोई और सुपर सोल्जर सीरम नहीं बनाया जा सकता था। अब स्टीव दुनिया का पहला और आखिरी सुपर सोल्जर था। आर्मी ने पहले तो स्टीव को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा। शुरुआत में आर्मी ने उसे सीधे बैटलफील्ड पर नहीं भेजा, बल्कि उन्होंने उसे एक प्रोपेगेंडा बना दिया। उसे एक स्पेशल कॉस्ट्यूम पहनाया और उसे एक नया नाम दिया गया, कैप्टन अमेरिका, अमेरिका का पहला सुपर हीरो। स्टीव को एक चमकदार नीले, लाल और सफेद कॉस्ट्यूम में कैप्टन अमेरिका नाम से नेशनल हीरो बना दिया गया। उसे युद्ध में लड़ने नहीं भेजा गया, बल्कि स्टेज शोज, परेड्स और वॉर बॉन्ड्स बेचने के लिए इस्तेमाल किया गया। वो बड़े बड़े मंचों पर हिटलर को मुक्का मारने की नकली स्टंट करता रहता, जिससे जनता उसे पसंद करने लगी, मगर असल में वो सिर्फ एक तमाशा बनकर रह गया था। स्टीव की जिंदगी उस समय बदल गई जब उसे पता चला कि उसका सबसे अच्छा दोस्त बकी और उसकी पूरी सेना हाइड्रा के कब्जे में है। आर्मी ने इस मिशन को बहुत खतरनाक और असंभव मानते हुए बचाव अभियान भेजने से इनकार कर दिया। मगर स्टीव सिर्फ शब्दों पर यकीन करने वाला नहीं था, वो एक्शन में भरोसा करता था। उसने फैसला किया कि वो अकेले ही अपने दोस्त को बचाने जाएगा। स्टीव ने अपने दम पर एक रेस्क्यू मिशन का प्लान बनाया और स्टार्क और कार्टर की मदद ली। उसने एक सीक्रेट प्लेन की मदद से हाइड्रा के मुख्य अड्डे तक पहुंचा। एक अकेले आदमी ने पूरे हाइड्रा बेस को तबाह करने का फैसला किया। स्टीव ने अंदर घुसते ही हाइड्रा के दर्जनों सैनिकों को अकेले ही हराया। हाइड्रा के वेपन्स से खुद को बचाते हुए पूरे बेस में तबाही मचा दी। ये पहली बार था जब स्टीव और स्मिथ एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। स्मिथ ने अपना नकाब हटाया और उसका असली चेहरा दिखाई दिया, एक भयानक, भद्दा और गहरे लाल रंग का चेहरा जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। यही वो पल था जब स्टीव को समझ आया कि यह साधारण दुश्मन नहीं है, बल्कि कुछ और ही था, एक ऐसा विलन जिसे पूरी दुनिया आगे चलकर रेड स्कल के नाम से जानने वाली थी। स्मिथ की यह भयानक हालत किसी हादसे का नतीजा नहीं था, बल्कि उसके अपने लालच और बेसब्री का नतीजा था। सालों पहले उसने डॉक्टर एर्स्किन द्वारा बनाए गए सुपर सोल्जर सीरम का अधूरा वर्जन इस्तेमाल कर लिया था, जो पूरी तरह तैयार नहीं था। उस अधूरे सीरम ने उसे बहुत ताकत तो दी, लेकिन साथ ही उसका शरीर और चेहरा भयानक रूप से खराब कर दिया। अब वो न केवल ताकतवर था, बल्कि एक दानव जैसा दिखने लगा था। इसी दौरान अचानक मिलिट्री बेस में अफरा तफरी मच गई। चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं, धमाकों की आवाजें गूंजने लगीं और सैनिक इधर उधर भागने लगे। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर रेड स्कल मौके से फरार हो गया। स्टीव भी बिना समय गंवाए बकी और बाकी सैनिकों को सुरक्षित जगह निकालने में जुट गया। गोलियों की बौछार और आग की लपटों के बीच वह एक सच्चे लीडर की तरह अपनी टीम का मार्गदर्शन कर रहा था। यही वो एक ऐतिहासिक पल था जब दुनिया को एहसास हुआ कि कैप्टन अमेरिका केवल प्रचार का एक साधन नहीं है, बल्कि वास्तव में वह एक असली योद्धा है। एक ऐसा सोल्जर जो अपने देश और न्याय के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अब स्टीव ने अपनी खुद की एक स्पेशल टीम बनाई। कैप्टन अमेरिका, उसकी टीम ने हाइड्रा के अड्डों को तबाह करना शुरू कर दिया। हर बार जब हाइड्रा को लगा कि वो जीतने ही वाला है, तब कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम ने उन्हें धूल चटा दी।
हाइड्रा के साइंटिस्ट डॉक्टर जोला को फोर्सेज ने पकड़ लिया, जिससे उन्हें हाइड्रा के मुख्य हेडक्वार्टर और रेड स्कल की असली योजना का पता चला। हाइड्रा और कैप्टन अमेरिका की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। रेड स्कल ने टेसरेट की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी आखिरी चाल चली। रेड स्कल ने एक बड़ा हाईटेक वॉर फाइटर प्लेन तैयार किया। इसका मकसद था पूरे अमेरिका और एलाइड नेशंस पर हमला करना, टेसरेट की एनर्जी से चलने वाले हथियारों से तबाही मचाना। हाइड्रा का ये प्लेन इतनी तेज था कि इसे रोका नहीं जा सकता था। अगर ये अपने मिशन में सफल हो जाता तो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया हाइड्रा की गुलाम हो जाती। मगर दुनिया को बचाने के लिए कैप्टन अमेरिका तैयार था। स्टीव अपने कुछ साथियों की मदद से हाइड्रा के मेन हेडक्वार्टर में घुस गया। वहां रेड स्कल और उसकी हाइड्रा आर्मी पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। स्टीव ने अपने वाइब्रेनियम शील्ड के साथ हाइड्रा के सैनिकों को एक एक कर गिराना शुरू कर दिया। वो गोलियों से तेज था और हाइड्रा के एनर्जी वेपन्स को झेल सकता था और हर हमले का जवाब अपनी सुपर सोल्जर स्ट्रेंथ से दे सकता था। बड़ी मुश्किल से वो प्लेन में पहुंचा। उसकी मुलाकात रेड स्कल से हुई। ये दोनों का पहला सीधा मुकाबला था। रेड स्कल ने अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से स्टीव पर हमला किया। दोनों के बीच तेज, भयानक और खतरनाक फाइट शुरू हो गई। रेड स्कल ने स्टीव को धक्का देकर दूर फेंक दिया, मगर स्टीव ने तुरंत दोबारा हमला किया। स्टीव ने हाइड्रा की एनर्जी गन से खुद को बचाते हुए अपनी शील्ड से रेड स्कल पर हमला किया। रेड स्कल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे लगा कि वो कभी हार नहीं सकता है, मगर कैप्टन अमेरिका हर हमले का जवाब दे रहा था। जंग के दौरान रेड स्कल ने टेसराइट को अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने इसे छुआ, एक मिस्टीरियस एनर्जी उसके चारों ओर फैल गई। टेसराइट का पावर इतना जबरदस्त था कि ये रेड स्कल को निगलने लगा। अचानक आसमान में एक नीला चमकता पोर्टल खुल गया और रेड स्कल उसमें समा गया। अब रेड स्कल चला गया था, मगर टेसरैक्ट अभी भी खतरा बना हुआ था। टेसरैक्ट अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था और ये धीरे धीरे प्लेन से बाहर गिर गया। प्लेन हवा में बेकाबू हो गया और तेजी से आर्कटिक ओशन की ओर बढ़ने लगा। अगर ये अमेरिका में गिरता तो इससे लाखों की जान जा सकती थी। स्टीव ने एक बड़ा फैसला किया। वो इस प्लेन को खुद कंट्रोल करेगा और उसे ओशियन में क्रैश करेगा। स्टीव ने रेडियो पर पेगी कार्टर को कॉल किया। उसने पेगी से कहा, मैं इसे रोकने के लिए ओशियन में ले जा रहा हूँ। पेगी ने आंसू भरी आंखों से कहा, फिर हम कब मिलेंगे? स्टीव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एक डांस का वादा करता हूँ। अगली बार जब मिलेंगे डांस जरूर करेंगे। उसने ये सारी बातें पेगी से इसलिए की क्योंकि ट्रेनिंग से जंग तक वो लोग बहुत सारा टाइम एक साथ बिता चुके थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। स्टीव ने प्लेन को पूरी ताकत से नीचे की ओर मोड़ दिया और आर्कटिक ओशियन में क्रैश कर दिया। जैसे ही प्लेन ओशियन में गिरा, एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। स्टीव समुद्र की गहराई में चला गया और बर्फ में हमेशा के लिए जम गया। दुनिया ने कैप्टन अमेरिका को मरा हुआ समझ लिया। मगर ये स्टीव रॉजर्स की कहानी का अंत नहीं था। अब कहानी 70 साल आगे जाती है, जहां स्टीव को ढूंढ लिया जाता है, जो कि फिल्म का पहला सीन होता है। साइंटिस्ट ने स्टीव के शरीर को रिवाइव किया और चमत्कार, वो अभी भी जिंदा था। स्टीव को एक अस्पताल जैसे कमरे में रखा गया, जहां वो धीरे धीरे होश में आया, मगर वो वहां से भाग निकलता है। उसने पाया कि ये 1940 नहीं है, बल्कि 2012 का दौर था। उसकी दुनिया बदल चुकी थी। जैसे ही स्टीव कमरे से बाहर निकला, उसने देखा न्यूयॉर्क पूरी तरह बदल चुका था। ऊंची-ऊंची इमारतें, नई टेक्नोलॉजी और एक नई दुनिया। स्टीव को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो 70 साल बाद जिंदा है। तभी उसके सामने एक आदमी आया, निक फ्यूरी। निक फ्यूरी ने स्टीव को बताया, कैप्टन रॉजर्स, तुम सोए हुए नहीं थे। तुम्हें 70 साल बाद जगाया गया है। दुनिया को एक बार फिर तुम्हारी जरूरत है। अब स्टीव रॉजर्स के सामने एक नई दुनिया थी। पुराने दुश्मन हाइड्रा अभी भी कहीं छिपे थे। नई टेक्नोलॉजी और नई लड़ाइयां उसका इंतजार कर रही थी। उसे अब दुनिया के सबसे महान सुपर हीरो के साथ जुड़ना था, दी एवेंजर्स। और यहीं से कैप्टन अमेरिका की असली जर्नी शुरू होती है।